नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का इवनिंग शो में बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त भारत पर खुमार छाया हुआ है, रशिया और इंडिया का प्यार छाया हुआ है, मैं कहूँगी। स्टेट डिनर, गार्ड ऑफ ऑनर, मोदी जी का प्रोटोकॉल तोड़कर जाकर उनसे मिलना, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही है जिनसे दिल एकदम भाव विभोर हो जाता है। और द टाइम टेस्टेड फ्रेंड दैट रशिया हैज़ बीन। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देयर इज़ नो मैन बेटर देन पुतिन इन दिस वर्ल्ड, नो बैचलर बेटर देन पुतिन इन दिस वर्ल्ड। द स्मार्ट, हैंडसम मैन एंड द पर्सनैलिटी दैट ही कैरीज़, लॉट हैज़ बीन गोइंग ऑन। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी हमने बातें की थी, किस तरीके से अचानक से सारे न्यूज़पेपर्स में अमेरिकन वेपन्स के, अमेरिकन इंजन्स के, अमेरिकन एंटिटीज़ के छप रहे हैं। क्वाड की मीटिंग अचानक से हो गई, अचानक से यूएस ट्रेड डील भी आने लगे। वी हैव बीन कवरिंग ऑल दैट। बट इंटरेस्टिंग बात ये जो हमने नहीं कवर की कि बहुत रो रहे हैं राहुल जी। राहुल जी कह रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया गया? प्रियंका वाड्रा इज़ आल्सो क्राइंग कि मुझे क्यों नहीं मिलने दिया गया? हम भी मिलना चाहते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। Girdhar Mamdi sir has a different point of view, but there is one statement that Putin said and that ruptures राहुल गांधी का पूरा जो वो बोलते रहे हैं, nobody can pressurize नरेंद्र मोदी। एंड राहुल का स्टेटस क्या चलता था? नरेंद्र सरेंडर। अब बताइए। सो खैर उसी नोट पे सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड सर। बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हैं जो भी मीडिया ने भी कवर नहीं की है। ओवर टू यू सर। नमस्ते गायत्री, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा है, इधर आए थे, वो वाला एक बहुत ऐतिहासिक है। बहुत से एंगल से देखेंगे तो भी वो बहुत ऐतिहासिक बनती है। एक, उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ने इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाला है। तो ये किसी भी देश के एयर स्पेस इस्तेमाल करके जाएंगे तो उस कंट्री पर, उस देश पर एक दबाव होगा कि उनके व्लादिमीर पुतिन के एयरक्राफ्ट को नीचे उतार के उसको अरेस्ट करें। वो उनके ऊपर दबाव होगी। तो ये आए थे, उनके जो सोवियत यूनियन के ब्लॉक के देश जो थे, कजाकिस्तान, मॉस्को से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इसी रास्ते से आए थे। तो ये रास्ता जो है, लकीली इनके इनके जितने भी देश है, यहाँ जितने भी देश है, वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने का हिम्मत नहीं कर सकते। और बहुत से देश ऑलरेडी सोवियत यूनियन के भाग रह चुका है पहले, जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तो सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस ही चलता है उधर। रही अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का इतना औकात नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है वो कुछ कर पाए। करेगा तो एक पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान का क्या शक्ति है, वो व्लादिमीर पुतिन को कैसे रोक सकते हैं? तो ये एक चीज है। तो दूसरी जो बिंदु है, व्लादिमीर पुतिन कहीं बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि उनके क्या कहते हैं उसको, जान की खतरा है। कहीं भी इनको अटैक कर सकते हैं, इनको उड़ा सकते हैं। ऑलरेडी 20-25 इनके ऊपर अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, फिर भी ये बच निकला। तो वो एक चीज है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक्स कर रही है। बहुत से दूर दूर जाके भी रशियन इंटरेस्ट को अटैक कर रही है। जो समुद्र में इनके जो जहाज जाते हैं ना, जो तेल लेके, उसके ऊपर अटैक कर रही है। जो इंटरनेशनल वाटर्स में है या किसी और देश के वाटर्स में है, वहां जाके यूक्रेन की ड्रोन अटैक कर रहा है। तो उनके वो खतरा भी है उनकी। तो तीसरी बात जो है, ये इस समय दिसंबर में डोनाल्ड ट्रंप भारत आना था, क्वाड का एक समिट होना था, मगर वो उसको स्किप कर रहा है। हम इस साल हमारी बारी है क्वाड का समिट होस्ट करना, क्योंकि पिछले साल ही हमारी थी, मगर जो बाइडेन ने कहा है कि यहाँ मैं तबीयत ठीक नहीं है और इलेक्शन चल रहा है, मैं वहां नहीं आ पाऊंगा, कृपया वो होस्टिंग यहाँ मैं कर देता हूँ। आने वाली साल जो अमेरिका की जो होस्टिंग राइट्स होगी वो आपको दे देता हूँ, आप होस्ट करना नेक्स्ट ईयर। तो टेक्निकली इनको डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ आना था, भारत में आना था, मगर वो टैरिफ वीरिफ ये चक्कर वो करके जहां जहां मोदी जी आ रहे हैं वो स्किप मार रहा है। G20 भी नहीं गया, तो इधर भी नहीं आ रहा है। तो भारत, उनको भी उनकी हैसियत क्या है, उनकी क्या, उनके जो प्रेशर हमारे ऊपर जो है उसको कैसे डील करना, वो भी एक सबक सिखाना था हमें। तो इसलिए व्लादिमीर पुतिन का विजिट हमारे लिए भी बहुत अहमियत रखता है। और व्लादिमीर पुतिन को भी वो एक मैसेज दे रहा है चाइना को, देखिए भाई, हम आप पे, आपके ऊपर डिपेंडेंट है जरूर, ये कोई लिमिट नहीं है हमारी दोस्ती का, मगर आप हमें लाइटली मत लेना, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं।
चाइना को छोड़ के बाकी सब मैक्सिमम सेकंड लार्जेस्ट रिलेशनशिप भारत के साथ है रशिया का। और पुतिन को यह भी भारत को आश्वासन देना था कि अमेरिका की सैंक्शंस के चलते हुए भारत धीरे धीरे से उनसे थोड़ा तेल खरीदना कम करेगी, अल्टीमेटली उसके बंद कर देगी, ये सब खतरा भी है रशिया को। इसलिए वो आश्वासन देने आया है कि भाई आप चलाते रहो, हमसे खरीदते रहो, बाकी आपका क्या क्या तकलीफ है वो हम जितना हमसे हो सकता है वो आपको दूर करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए 9 इनके मिनिस्टर्स साथ ले आए, इनके होम मिनिस्टर, इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनका फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, मतलब पूरा कैबिनेट यही बैठे है। आज उनका कैबिनेट मीटिंग भी कर सकता है दिल्ली में, इतने लोग आ गए उधर। फिर इनके बिजनेस डेलीगेशन है, बहुत बड़ा 100 से ऊपर बिजनेस डेलीगेशन है इधर। तो अब हमारी रिश्ता अब तक क्या थी, हथियार खरीदना या तेल एनर्जी नीड्स खरीदना, इतना ही था। हमसे भारत से वो कुछ नहीं खरीद रहा था, इसीलिए रूपी रूबल ट्रेड जो था ना वो एक पक्ष हो गया, वन साइडेड हो गया, इसीलिए हमें नुकसान हो रहा था। अब ये डेलीगेशन आ गई है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका इनके ऊपर बहुत से सैंक्शंस लगा के उनको जो एक्सपोर्ट करना था वो एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तब भारत के पास वो ऑप्शन अभी खुल गया, चाहिए वो इंजीनियरिंग गुड्स हो, स्पेयर पार्ट्स हो, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, बहुत सी चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक मतलब गैजेट्स, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, बहुत से चीज हम यहाँ मैन्युफैक्चर करके उनको दे सकते हैं। उनके उनके बहुत जरूरत है, जरूरतें हैं, मगर करें तो क्या करें, कोई उनको बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। वो एक ऑप्शन हमारे लिए ओपन करने के लिए वो ये पूरा एक डेलीगेशन ले आया है। तो अभी देखते हैं, वो तो व्लादिमीर पुतिन तो आज रात डिनर के बाद चला जाएगा, मगर इनके डेलीगेशन तो रहेंगे इधर, वो चर्चा करेंगे। फिर अभी तो विजन दिया है $100 बिलियन तक ट्रेड बढ़ाना है 2030 तक, मगर मोदी जी ने ये यहाँ तक बोल डाला कि ये इससे पहले ही हो जाएगा। मतलब अभी एक पक्ष वन साइडेड हो गया। $54 बिलियन हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, या तेल या एनर्जी नीड्स, कोल, ये सब खरीद रहे हैं उनसे, शायद और उसको बढ़ाएंगे। मगर जो नॉन एनर्जी नीड्स है उसमें भी इजाफा होगा, हमारी ट्रेड की जो प्रैक्टिसेस और ट्रेड की जो अग्रीमेंट्स होंगे, स्पेशली टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलर्स, जो सेक्टर्स अमेरिका की 50% टैरिफ से पीड़ित है, उसको थोड़ा ऑब्जॉर्व करने के लिए पूरा डेलीगेशन बैठी है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो अमेरिका हमारे ऊपर जो सेक्टर्स में दबाव डाला है वो सब रशिया में अब पूर्ति कर सकते हैं। फिर चाइना से भी हम बहुत से चीज, अभी चाइना भी हमसे खरीदना शुरू किया, तो हमें ऑल्टरनेट मिल रहा है। तो धीरे धीरे से अमेरिका का जो दबाव हमारे ऊपर आज है वो कम होगा। तो आप समझ सकते हो कि क्या इसकी अहमियत क्या है, क्या क्या चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक है, तो वैसे तो डिफेंस चीज तो होते रहेंगे, आप S-400 ले लो, S-500 ले लो, जॉइंट डेवलपमेंट होगा, ये सब एक साइड है। अभी Su-57 के बारे में बहुत चर्चा होती है। हमारी सरकार, हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि हमारी एमको जो आने वाला है 2027 या 28 में आने वाला है, वो Su-57 से भी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत मॉडर्न है और बहुत तगड़ा है, इसलिए Su-57 के कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी हम खरीदेंगे तो कुछ खरीदेंगे, बट दैट्स ओनली इंटरिम गैप के लिए हम कुछ खरीदेंगे। उनका डिलीवरी टाइमलाइंस भी इतना अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी जंग लड़ रहा है ना, इसलिए शायद 2027, 28 या 30 तक वो हमें डिलीवर शुरू करेगा। तब तक हमारी एम को भी प्रोटोटाइप भी वो टेस्टिंग हो गया होगा। इसीलिए ये डिफेंस डील तो चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ हम उनसे खरीदेंगे, और हमें वो इंसेंटिव देने के लिए, पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, सोर्स कोड देने के लिए तैयार है, जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। ये सब तो चलता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें माइक्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए वो सहमत हो गया, वो एक ऑफर दे रहा है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माइक्रो न्यूक्लियर प्लांट्स हम बनाना हो, तो वो चीज अब देखिए, अभी हमारे पास कोडमकुलम न्यूक्लियर प्लांट हो, ट्रॉम्बे हो, ये बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स हमारे पास। छोटे छोटे माइक्रो न्यूक्लियर प्लांट हमारे पास है ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास इतना मास्टरी नहीं है। ऑलरेडी निर्मला सीतारामन जी, उनके लास्ट या 2 साल में उनके जो बजट प्रेजेंटेशन में इसके बारे में बोला गया ऑलरेडी, कि हम माइक्रो न्यूक्लियर एनर्जी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए, भारत और अमेरिका के दोनों के बीच में न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट ऑलरेडी
मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के कालखंड में हमने ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, मगर आज तक उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एक भी अमेरिकन न्यूक्लियर प्लांट यहाँ लगी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी क्लॉज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है वो लोग। यहाँ कुछ विस्फोट होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, उससे लोग मरते हैं, हजारों में मरेंगे, उनकी कॉम्पनसेशन देने के लिए वो तैयार नहीं है। उस पर कैप लगा दिया। मगर मतलब अमेरिका में जो पालतू पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो उनके कोई काम का नहीं है। वो पुरानी स्टैंडर्ड्स के चलते हुए वो बनाए थे, वो सब हमारे ऊपर डंप करके अपना नया बनाना चाह रहा था, तो वो इसीलिए वो फ्लॉप हो गया। अब रशिया जो है वो टेक्नोलॉजी देगी हमें, तो भारत में भी हम बना सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मोस के साथ किया हमने। 50-50% हमारे जेवी है। तो इसमें जो भी फायदा होते हैं दोनों के लिए फायदा होते हैं। ये टेक्नोलॉजी वो पहला इनिशियली हमें दिया था रशिया, अभी इस पे रिसर्च दोनों मिलके यहाँ कर रहे हैं। तो ये इसको अब सुपरसोनिक से अब हाइपरसोनिक तक लेके जाना हो तो फिर वो रशिया को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। इसीलिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी जॉइंट वेंचर्स होंगे, न्यूक्लियर माइक्रो न्यूक्लियर प्लांट्स आएंगे। कई दूर दूर के इलाके हैं जहां आप ये सब नहीं लगा सकते हो, माइक्रो न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएंगे, जैसे अरुणाचल हो या लद्दाख हो या कहीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है हमारी सबमरीन्स, शिप्स, हमारी बाकी जो जितने भी एसेट्स है उसमें डाल सकते हैं। रशिया हाल ही में एक मैंने दो महीने के पहले वो एक मिसाइल टेस्ट किया। वो मिसाइल पूरे दुनिया की इतिहास में, मिसाइल इतिहास में पहला ऐसा एक टेस्ट हुआ जिसमें फ्यूल जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल था। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था वो, बट उसको चलाने वाली जो ईंधन होती है ना वो न्यूक्लियर था। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आयरन मैन का दिल दिल जो था वो न्यूक्लियर हो गया था, लाइक समथिंग लाइक दैट ओनली, राइट? जी। नॉर्मली नॉर्मली उसमें पेट्रोल डीजल जैसे एक केमिकल सा लगाते हो, उसको लिक्विड फ्यूल हो सकता है या सॉलिड फ्यूल हो सकता है उसको चलाने के लिए। मगर पहली बार वो न्यूक्लियर फ्यूल लगा के मिसाइल को चलाया। वो मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल नहीं होगा तो भी उनको चलाने वाली जो एनर्जी होगी ना वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। तो वो उसका क्षमता ऐसा है, एक बार फायर किया ना महीनों तक वो पृथ्वी को घूमते रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा इसका टारगेट कहाँ है। मान लो कि वो लंदन मारना है, वो लंदन को हिट करना है, वो घूमते रहेगा कोई महीने तक, उसका कोई एंड नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल है। बाकी आप लिक्विड और सॉलिड फ्यूल रखोगे तो कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो जाएगा, मगर ये चलता ही रहेगा। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद सडनली वो डिसाइड करेगा कहाँ हिट करना है। लंदन छोड़ के पेरिस हिट कर सकता है। जब फाइनल फेज आएगी ना, ऑलरेडी लेट होगी, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। तो इतना टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो शायद वो हम इस्तेमाल करेंगे, वो हमें देगा। चाइना इसी चीज से डरता है। चाइना के पास रशियन टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कॉपी किया हुआ है। इनके एसयू सुखोई का सीरीज का हो, मिग सीरीज का हो, वो सब कॉपी किया है। इनके JF-10C 17-20 ये सब रशियन और अमेरिकन दोनों को कॉपी करके खिचड़ी करके बना दिया। मगर इंजन टेक्नोलॉजी चाइना के पास नहीं है, मेटलर्जी का टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। अब रशिया हमें यह ऑफर दे रहा है कि आप SU-57 लेंगे तो आपको पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको देंगे, पूरा सोर्स कोड आपको देंगे, आप इससे जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हो। हम जॉइंटली और नेक्स्ट जनरेशन का भी हम जॉइंटली करके हम कुछ कर सकते हैं। ये ऑफर चाइना को नहीं दिया है रशिया। आप समझ सकती हो क्या कितना इंपॉर्टेंट है ये। सिमिलरली इंजन टेक्नोलॉजी, उसका बहुत बड़ा वीकनेस चाइना में क्या है, वो तो एक इंजन टेक्नोलॉजी है, वो हमें देने के लिए तैयार है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। दूसरा वो एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो माइक्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो मैंने बात किया, वो देने के लिए तैयार है, वो चाइना के लिए ऑफर नहीं है। अब देखिए चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट है रशिया, फिर भी उसके बावजूद हमें क्यों दे रहा है, चाइना को क्यों नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हो कि रशिया क्या गेम खेल रहा है इधर। तो चाइना के पास जाएगा तो वो G2 बन जाएगा, मतलब चाइना और अमेरिका रहेंगे, बाकी रशिया उससे आउट हो जाएगा, भारत आउट हो जाएगा, ये दोनों ही पूरे खिलाड़ी रहेंगे पूरे दुनिया में। वो रशिया का भी नहीं चाहता है, इसीलिए वो चाइना को भी चेकमेट करने के लिए ये सब हमें ऑफर दिया है, उनको नहीं दिया है। S-400 उनको भी दिया है, S-400 हमें भी दिया है, मगर हमारी S-400 का बहुत से कोड्स हमारे पास है। उसको हमारी आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स है, उसे हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। मगर रशिया चाइना के पास वो ऑप्शन नहीं है। वो S-300 जो है, S-400 तो उनके पास है, S-300 जो है
पाकिस्तान को दिया है, वो HQ-9 नाम डाल के उसको दे दिया। हमने उसके साथ क्या किया ऑपरेशन सिंधु में सबको पता है। तो इसीलिए रशिया और चाइना की ट्रेड जो है मजबूरन को उनको करना पड़ रहा है, मगर उनको सब टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है रशिया। रुक रुक के कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, ऐसा कर रहा है। और रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा तो भी उसको सब कुछ पता नहीं चल रहा है। भारत के साथ ऐसा नहीं है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी हमें देने के लिए तैयार है। बाकी देश अमेरिका हो या यूरोप हो, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं है। रफाल में भी सोर्स कोड हमें नहीं दिया हो, तो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इन नेटो देशों से। हमसे रिश्ता रखना चाहते हैं, हमें कुछ बेचना चाहते हैं, मगर टेक्नोलॉजी हमें नहीं देंगे, तो हम उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है, ये इनका स्ट्रेटजी है। तो इसीलिए हम अमेरिका से कोई भी ऐसे हथियार नहीं खरीदा जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो। जैसे हमारी स्ट्राइक एयरफोर्स होते हैं ना, वो सब रशियन है। अभी तो हाल ही में हमने रफाल से फ्रांस का रफाल्स खरीदा है 36, नेवी भी हम खरीदने जा रहे हैं, मगर अमेरिका से कोई नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा हमने। अब देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स और चिनॉक्स, वो खरीदे ना खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी ध्रुव, हमारी प्रचंड, हमारी बहुत कुछ हमारी खुद के हेलीकॉप्टर्स हैं। और दुनिया के सबसे ऊंचाई में उड़ने वाले सियाचिन ग्लेशियर में काम करने वाले हेलीकॉप्टर हमारे पास है। तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर रशिया की इक्विपमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरा सिस्टम उनसे ही चलता था। अब ये विडंबना भारत में एक प्रश्न है, क्योंकि रशिया मतलब इतिहास हो चुका है, उनका टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी है। SU-57 भी इतना स्टेल्थी नहीं है जितना F-35 है। फ्यूचर जो है, आगे जो है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। तो दोनों को बैलेंस करते हुए जाना पड़ेगा हमें। बट इसीलिए मोदी का सरकार ने क्या डिसाइड किया, आत्मनिर्भरता पे जाएंगे। दोनों गुट को हम छोड़ देंगे, हम अपना करेंगे। उसके लिए समय लगेगा, 10-15 साल लगेगा। ये चीज कांग्रेस के कालखंड में 40-50 साल पहले शुरू किया होगा। आज हम एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी पावर हाउस हुआ करते थे, हो सकते थे, मगर हुआ नहीं है। तो इसीलिए अब व्लादिमीर पुतिन जो ऑफर दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को ऑफर नहीं कर रहा है, भारत को कर रहा है, और अमेरिका दे नहीं रही है। अमेरिका को भी मैसेज जा रहा है कि देखो भाई, आप भारत को अपने कैंप में रखना चाहते हो तो आप टेक्नोलॉजी भारत के लिए देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर आप भारत को आपके कैंप में नहीं ले जा सकते हो। हम बैठे, हम उनको काउंटर कर देंगे। तो ये चीज है। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव चल रहा है। रशिया अपना गेम खेल रहा है, भारत अपना गेम खेल रहा है। तो ये मैसेजिंग जो है, ये सब ये चल रहा है। मगर रशिया का भी हम ऐसा सोचना चाहिए कि रशिया भी 100% हमारा दोस्त नहीं है। हाँ, अभी जितने भी है दुनिया में, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप रशिया के साथ है। मगर कभी कभी रशिया भी हमें तंग किया था। कुछ टेक्नोलॉजी हमें नहीं दिया, जो क्रूशियल क्रिटिकल थे वो नहीं दिया गया। फिर दूसरा क्या किया, जब 1971 युद्ध चल रहा था, उस समय ईस्टर्न थिएटर बांग्लादेश तोड़ने तक वो हमें पूरा समर्थन दिया। जब बांग्लादेश बन गई, बाकी वेस्टर्न सेक्टर में हमें समर्थन नहीं दिया। तो इंदिरा गांधी तब की सरकार सीज फायर करना पड़ा। तो रशिया से हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आज भी वो जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अटूट हिस्सा है, ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मतलब जो गिलगिट बाल्टिस्तान POJ के जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके बारे में वो एम्बिग्यूज रहा है। ना हमारे पक्ष में बोला, ना हमारे खिलाफ बोला, मगर ऐसे छोड़ रखा है। हमारे साथ खड़े होने वाला एक ही देश था, वो सद्दाम हुसैन, इराक। वो तो चल गया, अभी है नहीं है। अब 100% हमारी समर्थन में खड़े होने वाला एक भी हमें आपको दिखता नहीं है। अमेरिका क्या करती है कि चाइना के साथ हमारी जितनी भी लड़ाई है, उसमें हमारे साथ खड़ी रहती है, बट पाकिस्तान के साथ जो भी होता है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। तो ये गेम चल रहा है। तो रशिया का भी दोस्ती हम थोड़ा सोच के हम कदम रखना चाहिए। बट अमेरिका से बहुत मतलब 100 गुना ज्यादा हमारी रिश्ता जो है वो तगड़ा है। हमारी रिश्ता जो है बहुत कठिन परिस्थितियों में भी गुजर के हम यहाँ तक आए हैं। तो मैंने आपको एक पिक्चर दिया है, क्या क्या गेम चल रहा है, क्या इसमें हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी क्या उपलब्धियां हैं, ये सब हमने उससे सीखा है। अब देखिए, जब ब्रह्मोस एक बहुत सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर सक्सेस हो गया, इसके बाद बहुत से जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू होने जा रहा है। तो ये चीज है। फिर उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने के लिए तैयार है, और वो IP जो भी होता है वो कंपनी का, वो भारत में ही रहेगा। इसके चलते हुए हमने, ब्रह्मोस तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, 50-50 JV है, मगर उस टेक्नोलॉजी को हमने भारत में
सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइल तक लेके गया। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुकी है ऑलरेडी। अभी दुनिया में बस 4 ही देश हैं, एक तो चाइना है, दूसरा रशिया है, तीसरा भारत है और चौथा अमेरिका। अमेरिका के पास अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल का पूरा कंफर्म्ड उनके पास एक प्रोडक्ट नहीं है उनके पास, बाकी 3 देशों में है। तो इसीलिए रशिया हमें कुछ देती है, उससे आगे हमारी साइंटिस्ट आगे लेके जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी हम अब्सॉर्ब करेंगे, फिर उसको आगे ले जा सकते हैं। तो अभी हम गगनयान शुरू करने जा रहे हैं अगले साल 2026 में गगनयान होगी। रशिया का तो पूरा दुनिया का पहला जो कॉस्मोनॉट था यूरी गैगरिन था, पहला इंसान जो स्पेस में गया वो रशिया का था और सोवियत यूनियन मान के चलिए। तो इसीलिए वो टेक्नोलॉजी भी हमें मिलेगा। अब देखिए, एक डिफेंस टेक्नोलॉजी हमें मिलेगा और दूसरा हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगा, तीसरा स्पेस का मिलेगा आपको। बहुत से टेक्नोलॉजी जो वेस्ट, नेटो और यूरोप ये सब आपके लिए डिनाई कर दिया था, आपको नहीं दिया था, ये रशिया से मिलने वाला है। मगर हम तो पहले चुप बैठे थे, वो आ गया तो हम चुप बैठ गए थे। अब मोदी की सरकार जो है आत्मनिर्भरता के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसीलिए टेक्नोलॉजी मिलने के बाद उसके ऊपर अध्ययन करके हम नेक्स्ट लेवल भारत में करेंगे। तो इसीलिए ये ट्रिप उस एंगल से देखना पड़ेगा। एक डिप्लोमेटिक जीत सबका है, पुतिन का अपना जीत है, फिर यहाँ अब देखिए भारत का भी जीत है। तो एक मल्टीपल एंगल से हम ये देख सकते हैं इस विजिट को। बट बहुत से सीक्रेट मीटिंग्स होते हैं इसमें, वो बाहर आपको निकल के नहीं आएंगे। जैसे इनके पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत कुछ सीक्रेट मीटिंग होने वाली है वहां पे। वो सब बाहर तो आपको बहुत दिन के बाद थोड़ा लीक होगा, क्या डिसीजन लिया गया। पाकिस्तान की जो नॉटी नॉटी चीजें चल रही है देखिए, अभी, और अफगानिस्तान एरिया भी काफी हॉट है। भारत और म्यांमार रशिया के साथ मिल जाएंगे, तीनों मिल जाएंगे, चाइना का गेम खत्म हो जाएगा उधर। मगर वो बाहर नहीं बोला जाता है। सिमिलरली अफगानिस्तान, रशिया और भारत तीनों मिलकर कुछ करेंगे, पाकिस्तान का भी गेम खत्म हो जाएगा। ये सब बाहर बोला नहीं जाते। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चीज है कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर, इनके डिप्यूटी मतलब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऐसा बंदा, और इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, जब जैसे हमारे आरबीआई है वैसे उनका सेंट्रल बैंक का बंदा, ये सब निर्मला सीतारामन जी से मिले हैं। तो आप समझ सकते हो क्या क्या पक रहा है, मतलब डी डॉलराइजेशन की चर्चा हो रही है। तो ये कहें बाहर बोलेंगे नहीं, कोऑपरेट करेंगे, ये सब बकवास, ये स्टेटमेंट चलता रहेगा। मगर वहां एक्चुअली क्या है ना, रूपी रूबल ट्रेड में वो इतना रुपया लेके बैठा है रशिया, उससे क्या, उसको क्या करना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि डॉलर तो उनको बैंड है, वो यूज नहीं कर सकता है। तो जब तेल खरीदा हमने, उनको रुपया दिया है, रुपए से पेमेंट दिया, तो फिर रुपए से क्या करेगा वो नोस्ट्रो अकाउंट है, रुपए कोई दुनिया में कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए फिर अब क्या हो गया ना, हमारी इंडस्ट्री जो है उनको बहुत सी चीज उनको बेचने जा रही है। तो फिर वो हमें भारत की रुपया फिर वापस करेगा। ये ट्रेड इंबैलेंस थोड़ा कम करेंगे और धीरे धीरे से जो सेटलमेंट टेक्नोलॉजी हो, गेटवेज हो, ये सब अमेरिका और स्विफ्ट और वेस्ट के जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उससे हटकर दोनों बायलैटरली करने जा रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। फिर जब अमेरिका वेपनाइज कर रही है तो किसी के साथ भी कर सकता है। आज डोनाल्ड ट्रंप उसको सुबह उठते उसको कुछ भारत के खिलाफ कुछ सोच आ गया तो स्विच ऑफ कर सकता है, स्विफ्ट स्विच ऑफ कर दिया। अब जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारी सोयाबीन, हमारी दूध नहीं खरीदते हो, तब तक आपका पूरा डॉलर बंद कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो इसीलिए हम उसका डी रिस्क करने के लिए जा रहे हैं। अब रशिया का भी अब प्रॉब्लम है। रशिया, चाइना और भारत तीनों मिलकर कुछ काम करेंगे तो अमेरिकन हेजिमनी जो है उसको हम हैंडल कर सकते हैं। मगर चाइना इस कित्ते में आता है, इस ग्रुपिंग में आता है। चाइना तो एक रोग स्टेट है, वो उसको वेपनाइज करके बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए चाइना को ऊपर भरोसा करना सबके लिए खतरा है। मगर करेगा तो क्या, उसको तो डिसमिस नहीं कर सकते हो, इतना पावरफुल देश है वो। इसीलिए अभी रशिया और भारत दोनों जो है, ये पेमेंट सेटलमेंट्स और ट्रेड किस आधार पर होगी, किस बेसिस पे होगी, रूपी रूबल ट्रेड का क्या इक्वेशन होना चाहिए, किस मुद्दों पर, किन किन मुद्दों पर इंटरनेशनली रूपीज जो है रशिया के पास पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल कर सकता है,
ये सब डिस्कस हो रही है, इसलिए निर्मला सीतारमण जी से वार्तालाप हुई है। अब देखिए श्रीलंका को या किसी और देश को, अफगानिस्तान को या मालदीव्स को या बहुत से देशों को कुछ रशिया से कुछ खरीदना हो तो रशिया को उन देशों से खरीदना हो तो वो रुपी उनको दे सकता है। मान लीजिए श्रीलंकन टी खरीद रहा है रशिया, तो उनको डॉलर्स के बदले में वो रुपी दे सकता है, रुपी अकाउंट से वो ट्रांसफर कर अभी सकता है। तो सर एक और वो बड़ी हाँ जी एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि रशिया एसर बैंक they launched the first India mutual fund giving everyday Russians direct access to India's booming Nifty. This happened for the करेक्ट first time. करेक्ट, यही तो मैं कह रहा हूं। तो जब डॉलर अमेरिका ने डॉलर की वेपनाइजेशन किया और डॉलर ट्रेडिंग से और डॉलर एक्सेस से उनको रशिया को दूर रख दिया, तो फिर ऑब्वियसली ऑल्टरनेट्स निकल के आएंगे ना। पहला ऐसा था कि ईरान के ऊपर जब 77 79 में जब इनके गड़बड़ हुए थे, उस समय जब इनको डॉलर से काट दिया था तो वो बहुत तकलीफ में चला गया, बहुत ही तकलीफ में चला गया। मगर इस बार ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेट्स हैं। चाइना उनको बचाया, भारत भी उनको बचाया। तो अभी चाइना के कैंप के पूरे मोनोपोली में नहीं जाना है, इसके चलते हुए भारत के पास आया है। तो हम धीरे धीरे से पब्लिकली नहीं बोलेंगे, बट ऑल्टरनेट हम क्या करेंगे, रशिया और भारत और चाइना जो जो डोनाल्ड ट्रंप से पीड़ित है वो ऑल्टरनेट्स ढूंढना शुरू करेंगे। तो एक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक टेक्नोलॉजी और दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होती है, कौन सी करेंसी से करना है वो होती है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, उनके पास इतना भंडार पड़ा हुआ है, रुपयों का भंडार पड़ा हुआ है। 50 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ तेल और ये सब हमने रशिया से खरीदा है, और 50 बिलियन रुपीस पकड़ के वो क्या करेगा? तो वो इस्तेमाल करने के उनको परमिशन देने जा रहे हैं। मतलब एक मान लीजिए एक लिमिटेड जो डॉलर है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, भारतीय रुपए को भी कुछ लिमिटेड देशों में, कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में इस्तेमाल करने के लिए परमिशन देने जा रहे हैं। तो हम भी इंटरनेशनल होने जा रहे हैं। तो रशिया उस चीज पे अभी चर्चा हो रही है, क्या बेसिस होगी, रुपए रूबल दोनों के बीच में क्या 1:1 होगी, क्या रेट होगी, डायनेमिक जब उनके भाव बढ़ेंगे हमारी बढ़ेगी तो इसका क्या इक्वेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये सब डिस्कस हो रहा है। इसीलिए बहुत सी चीज बाहर नहीं बोला जाता है, उसका इंप्लीमेंटेशन आने वाले दिनों में हम देखेंगे। धीरे धीरे से डॉलर को दूर करके, अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी उससे दूर होके अलग से एक सिस्टम बनाने का हम कोशिश करेंगे। और चाइना चाइना भी हमारे साथ आने के लिए तैयार है, मगर वो एक रोग स्टेट है, तो इसीलिए उनका टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। और उनका ऐसे भी हमने कहानियां सुनी है कि उनके करेंसी नोट्स में एक ही नंबर का 10-10 15-15 डुप्लीकेट्स भी निकला है। तो उन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ट्रेड कर सकते हैं, मगर रिजर्व करेंसी बनने लायक तो है नहीं है युआन। तो इसीलिए भारत और रशिया जो है, एक प्रोफेशनल वे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रखना है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, उसके बारे में चर्चा हो रही है। और इतना बड़े डेलीगेशन आने के मतलब ही यही है कि यहाँ से बहुत बहुत सी चीज खरीदने के लिए वो तैयार है। उनके पास इतना रुपया पड़ा हुआ है, रुपी ट्रेड ही होगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितने मैंने एंगल्स बताए इसमें। देयर आर जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, देयर आर इकोनॉमिक इश्यूज, और फिर धीरे धीरे से अमेरिकन हेजिमनी से दोनों देश एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के समर्थन में खड़ा होंगे। और ये इसकी सक्सेस के चलते हुए अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन, साउथ ईस्ट एशियन बहुत से देश इसमें जोड़ सकते हैं। और जो चाइना और अमेरिका दोनों से पीड़ित है वो हमारे साथ आ सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। तो बाहर जो बोला गया, आई वुड से इट इज जस्ट अबाउट 30-40%, बाकी 50-60% बाहर नहीं बोला गया। वी विल सी व्हाट And हैपेंस that इन द आने वाले दिनों में देखेंगे उसका। and this 50-60% is mainly politics, क्योंकि हम बिजनेस की बातें लोग कम छुपाते हैं। जियोपॉलिटिकल जो चेस बोर्ड है उसके ऊपर क्या कौन कहाँ पे गिव एंड टेक कर रहा है, कौन किसके साथ किस तरीके की सेटिंग्स हो रही है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का एक्सचेंज, आई एम श्योर लॉट इज बीइंग डिस्कस्ड, क्योंकि बिफोर पुतिन इवन केम अजीत दोवल जी वेंट टू रशिया और वहां पे उन्होंने काफी कुछ डिस्कशन किया। अब अजीत दोवल जी तो सब बिजनेस डिस्कस नहीं करने गए होंगे, वो तो निर्मला ताई जी का तो उनका उनका डोमेन है, वो उनका डिपार्टमेंट। पीयूष गोयल जी। वही मतलब जो भी है, पैसे का डोमेन पीयूष गोयल और निर्मला ताई जी के पास है। तो दोवल जी वहां पर आई एम श्योर बिजनेस डिस्कस करने तो नहीं गए थे। यस, आई थिंक लॉट इज हैपनिंग जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे, जैसे सर ने कहा
कि चाइना हैज बीन डोमिनेटिंग। इनफैक्ट कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू से ऑन अ फास्ट फॉरवर्ड मोड। चाइना की स्ट्रैटेजी रही है कि रशिया के वेपन्स खरीदता है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, फिर नया बना उनको नई पैकेजिंग करता है, नया नाम चिंगड़ू-पिंगड़ू लगा के, एंड देन ही competes with the Russian markets itself. फूड डेफिनेटली चाइना बाइज, तो उनको भी थोड़ा सा सहारा हो जाता है बिकॉज सो मेनी सैंक्शंस। एक्चुअली यूएस ने आइसोलेट कर दिया रशिया को कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा देन टू बी विद चाइना। चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, दीज जस्ट दीज कपल ऑफ कंट्रीज। सो वो जो जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट मनी। जब जियो पॉलिटिक्स की बात होती है, नथिंग इज इमोशन एंड नथिंग इज अबाउट रिलेशन। नथिंग इज अबाउट इमोशन, नथिंग इज अबाउट रिलेशन। इट इज प्योरली मनी फ्लो। मनी फ्लो जियोपॉलिटिक्स से काफी डोमिनेट होती है। बट सर, पीछे में सुनने में जो आ रहा है, जो आई हैव स्पोकन टू कपल ऑफ जर्नलिस्ट जो लंबे समय से इन सब फील्ड्स में रहे हैं, दी वंस हु आर नॉट सीन ऑन चैनल्स एंड नॉट sending out spicy stories. I'm hearing a lot about Pakistan thing. There'll be a lot of discussions on that front also. आपके हिसाब से, because आप जियोपॉलिटिक्स, मेरे ख्याल से हम लोग तो बच्चे हैं आपके सामने। आप 12-13 साल से जियोपॉलिटिक्स में, you've taken voluntary retirement and then you came here just to serve the nation. आपके हिसाब से पाकिस्तान, अफगानिस्तान पे क्या चल रहा है? बट जाते एक चीज जरूर बताना चाहूंगी। Putin was not traveling in just when Putin was traveling, there were two flights, same color, same model, कि nobody could predict कि भाई कौन सी फ्लाइट में वो बैठे हुए हैं। That's the kind of security he follows. सर, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे आपके हिसाब से क्या बातें हुई होंगी? देखिए, अफगानिस्तान जो है रशिया के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है उनका एक्सटेंशन मानते चल रही थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन तो अफगानिस्तान को एक दशक के ऊपर कब्जा भी करके बैठे थे। तो वो एक्सटेंशन जो है उनके हाथ से निकल गया, अमेरिकन कैंप में चला गया, पाकिस्तानी कैंप में चला गया था। इसीलिए वहां उनका भी वर्चस्व आगे लेके जाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। फिर चाइना को भी काउंटर करना है, तो वो एक चीज है। भारत और रशिया दोनों अभी अफगानिस्तान में कोऑपरेट करेंगे। तो अभी तालिबान तो इनके साथ, तो पाकिस्तान के साथ तो उनका लड़ाई चल रहा है। तो जब वहां जाएंगे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ेगा। तो रशिया एंड भारत दोनों अफगानिस्तान में और भूमिका निभाएंगे, तो ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू हिट पाकिस्तान बिग टाइम। अभी इसी डर के मारे हुए वो 27th अमेंडमेंट ले आया, अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया, बहुत कुछ बकवास जो किया है वो असीम मुनीर ने, वही चल रहा है। तो अब पाकिस्तान का हालत क्या होगा, पाकिस्तान रहेगा नहीं रहेगा, टूटेगा और कुछ उसके साथ होगा, वो हमने डिस्कस नहीं करना है। हम जो है काउंटर मेजर करते जाएंगे, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तकलीफ बढ़ते जाएंगे। और ये क्या क्या होंगे, ये युद्ध करना, एक दोनों तरफ फायरिंग होना, गोलाबारू होना, ये सब अलग चीज है। वी आर गोइंग टू कोऑपरेट इन अ डिफरेंट वे। इनके जो नदियां हैं वहां हम डैम्स बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान में पानी भी नहीं पहुंचेगा, और इनका अल्टरनेट ट्रेड रूट्स चाहिए। अभी वो लैंड लॉक्ड है, इसलिए 100% पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंसी कम करने के लिए अफगानिस्तान बाहर देख रही है। उनका अजीजी जो उनका कॉमर्स मिनिस्टर है, वो ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे चुका है, एक पॉलिसी बन चुकी है उधर, पाकिस्तान से हम ट्रेड नहीं करेंगे, आपको जो जो जरूरत है वो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और भारत से लेंगे। अभी रूस उसमें आएगी। तो ये सब डायलॉग जो है, रूस मॉस्को में बैठ के बहुत से डिस्कशन हुए थे सिक्योरिटी एंगल से। तालिबान अभी सिक्योरिटी से आगे निकल गई है, अपना देश बनाने के लिए वो चली है। तो अपना पानी इस्तेमाल करने के लिए, अपना अपना कॉमर्स चलाने के लिए, इसीलिए अजीजी इधर आए थे। तो वो एक ऑफर दिया था, आपको टैक्स हॉलिडे देंगे, 5 साल, 6 साल, 10 साल चाहिए तो दे देंगे आपको, यहाँ की पूंजी लगाइए अफगानिस्तान में, आपको पूरा हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं आने वाले दिन में क्या क्या कौन जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान से एक ड्रोन निकल के वाया अफगानिस्तान एयर स्पेस ताजिकिस्तान में जाके वहां 3-4 चाइनीज को मारती है। ब्लेम किसके ऊपर चलता है? वो तालिबान के ऊपर चलता है। वो पूरे दुनिया में अब पाकिस्तान ये एक नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश किया है कि एक टेररिस्ट स्टेट है, देखिए बस हमें तंग कर रहा है, ये ऐसी बात नहीं है, ताजिकिस्तान में भी जाके मार रहा है देखिए, और वो भी चाइनीज को मार रही है। तो ये एक नैरेटिव खड़े करने का कोशिश किया है। रशियन इन्वेस्टिगेशन इसको पूरा एक्सपोज किया है कि ये पाकिस्तान से निकल के ही गया है, अफगानिस्तान को कोई लेना देना नहीं है। तो ये चल रहा है अभी। अफगानिस्तान को बहुत भारत और रशिया दोनों सपोर्ट कर रहे हैं,
और पाकिस्तान की जो गेम अफगानिस्तान में खेलने के लिए वो प्लान किया था, वो सब हम नाकाम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान इज गोइंग टू बी इन वेरी वेरी डीप ट्रबल। अभी पीआईए बेचने के लिए आईएमएफ ने उसके ऊपर दबाव डाल दिया, तो वो भी बेचेंगे, तो खरीदेंगे कौन? कचरे के भाव में भी कोई नहीं खरीद सकता है, क्योंकि वो तो पायलट्स भी फेक है, उनके पास पायलट लाइसेंस भी नहीं है, क्या करोगे? और इनका सर्विसिंग भी ठीक से नहीं हुआ है, कब वो गिरेगा कब उड़ेगा किसी को भरोसा नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो धीरे धीरे से पाकिस्तान के एसेट्स ऑलरेडी बेच चुका है, पाकिस्तान ऑलरेडी कंगाल हो चुकी है, मगर इसके डर डर के मारे ही ये सब असीम मुनीर ये सब अपना पावर अपने कंट्रोल में ले रहा है, ताकि उनसे कोई कुछ न कर सके। देखिए, जब एब्सोल्यूट पावर एक बंदे के हाथ में होगा, बाकी जो आर्मी चीफ बनने का ख्वाब रखते थे, वो तो चुपने बैठेंगे। ऑब्वियसली इनको कुछ अटैक होगा, शायद इनको असैसिनेट कर सकते हैं, जैसे जिया लोग को किया है, ये सब हो सकते हैं। बट लेट्स सी, कीप अ वॉच। इनके ऊपर दबाव तो हम डालेंगे, अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चाइना को घुसने नहीं देंगे। वी विल सी दैट वी हैव आवर कंट्रोल, और चाइना सॉरी भारत और रशिया इस चीज पे हम कोऑपरेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बट एज ए सेड, किसी देश के साथ भी हम 100% भरोसा कभी नहीं करना है। रशिया अभी हमारे साथ है अपना इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए। हम अपना देखना पड़ेगा, हम रशिया से भी आगे, हम अपना इंटरेस्ट, हमारी इंटरेस्ट बचाने के लिए हम अपना प्लान्स खुद बनाना पड़ेगा। वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वी आर डूइंग इट। तो चाहे वो बांग्लादेश की इश्यूज हो, चाहे पाकिस्तान की इश्यूज हो, ये सब हमें प्रेशराइज करने के लिए G2 चाइना और अमेरिका दोनों कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम जहां तक लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, मगर रशिया भी हमारे साथ अभी आने के लिए तैयार है। ऐसे सेट बहुत से चीज बाहर बोला नहीं जाते हैं। जब आने वाले दिनों में जो चेंजेस हमको दिखेगा, पता चलेगा रशिया हमारे साथ क्या कैसे कोऑपरेशन कर रही है। Very interesting point of view, sir. Thank you so much for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।